सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। रीट मेंस का रिजल्ट आ गया है। आप सब लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया। रिजल्ट देखने के बाद परीक्षा देने वाले बच्चे दो भागों में बट गए। एक वे जिनका प्रोविजनली सिलेक्शन हो गया, यानी उनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, और दूसरे वे जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं है, यानी वे उसमें चयनित नहीं हो पाए। आज हम उन दोनों प्रकार के बच्चों की बात करेंगे। अब उनके सामने किस प्रकार की स्थिति है। पिछले 3-4 दिन से लगातार मैं बच्चों के बहुत सारे कॉल अटेंड कर रहा हूं और मैं ये समझ पाया हूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वे भी स्ट्रेस में हैं, और जिनका नहीं हुआ वो तो स्ट्रेस में हैं ही हैं। जिनका नहीं हुआ वो तो इस बात को लेके स्ट्रेस में है कि बहुत सी मेहनत की थी, कितना जी जान इसके लिए लगा दिया था, कितने लंबे समय से तैयारी की थी, तैयारी के दौरान किस प्रकार के सपने देखे थे, तैयारी के दौरान किस किस बातों पे सोचा था कि सिलेक्शन के बाद में ये सब होगा, और वे सपने उनके टूट गए। निश्चित रूप से वो बच्चे स्ट्रेस में हैं। अब जिन बच्चों का प्रोविजनली सिलेक्शन हो गया वे बच्चे इस बात को लेके स्ट्रेस में हैं कि मेरा फाइनली सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साहब मेरा 2 गुने में सिलेक्शन हो गया, जब फाइनल लिस्ट आएगी उसमें मेरा नाम, मेरा नंबर होगा या नहीं होगा, इस बात को लेके बच्चे चिंतित हैं। जिनके प्रोविजनल लिस्ट में जो हैं कट ऑफ उससे 10, 20, 30 मार्क्स भी ज्यादा हैं, तब भी उनको चिंता है। तब भी वो मैसेज करके पूछते हैं साहब मेरे इतने ज्यादा मार्क्स हैं, मेरा फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यह हकीकत है, क्योंकि बच्चों से मैं बातचीत कर रहा हूं और जिनके 2, 4, 5 मार्क्स ज्यादा हैं वे तो तनाव में हैं ही हैं, क्योंकि वो न तो किसी को ये बताना चाहते हैं कि साहब मेरा इसमें हो गया, क्योंकि उनको पता है, ये उनको पता चल गया है कि मेरा शायद फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाए, और जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो मैं आज क्यों बताऊं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। बेटा इन सब बातों पे आज अपन चर्चा करेंगे। 2 गुना में नहीं हुआ तो अब क्या, मेरा 2 गुना में नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। बच्चे के दिमाग में अलग अलग प्रकार की बातें आ रही हैं, अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनका जो स्ट्रेस है उसको एक सही दिशा दी जा सके, क्योंकि विचार जैसे आएंगे वैसा ही स्ट्रेस बनता है। यदि आपकी सोच, किसी भी परिणाम को आप किस ढंग से लेते हैं, किसी भी बात को आप किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं, यही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी घटना महत्वपूर्ण नहीं होती है, कोई भी क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप उस घटना पर किस प्रकार से रिएक्ट करते हो, यह महत्वपूर्ण है। 2 बच्चे फेल हुए हैं, दोनों बच्चे किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। एक बच्चा यह रिएक्ट करता है कि अब की बार फेल हो गया, आगे कभी भी ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ेगा, मैं दोबारा कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दूंगा कि मैं फेल हूं। दूसरा बच्चा यह कहेगा कि साहब मेरा तो सब कुछ लुट गया, आज के बाद मैं तो कभी तैयारी करूंगा ही नहीं, मेरा तो सिस्टम से विश्वास उठ गया, मेरी तो मेहनत से विश्वास उठ गया, मुझे तो लगता है कि मेहनत करने वाले सफल ही नहीं होते हैं। यह आपकी सोच है, और इस सोच के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार इंसिडेंट बताता हूं, बहुत शानदार प्रेरक एक घटना बताता हूं। आप इस सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आप इस पिक्चर को देखिएगा। इस पिक्चर में आपको 2 क्रिकेटर दिखाई दे रहे हैं। एक क्रिकेटर वो जो इंडियन ड्रेस में है, वो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि पिक्चर जो है वो ब्लर हो रही होंगी, इसलिए शायद आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इस आदमी की तरफ इशारा कर रहा हूं, और ये आप में से कुछ पहचान पाए तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। ये कौन है भाई? ये सचिन तेंदुलकर हैं,
और ये जो आपको दिख रहे हैं ये ब्रेड हॉग हैं। जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं वो जानते हैं ब्रेड हॉग के कौन है। ब्रेड हॉग ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और ये जो तस्वीर है ये 5 अक्टूबर 2007 की है। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये 2007 के अक्टूबर महीने की है, जब भारत के हैदराबाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, 291 रन बनाए और भारत को 292 रन का लक्ष्य दिया और उस मैच के 24वें ओवर की चौथी बॉल है। उस मैच की ध्यान से सुनिएगा चीजों को, अब समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसमें। उस ओवर की 24वें ओवर की ये चौथी बॉल है और इस बॉल में इस लड़के ने, जो कि उस समय नया नया लड़का था, और इसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर को क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया। और ये सचिन तेंदुलकर पवेलियन लौट रहे हैं और ये ब्रेड हॉग हैं जो कि खुशी मना रहे हैं। आप में से भी ज्यादातर बच्चे कल बोल्ड हो गए, बहुत सारे बच्चे बोल्ड हो गए, जैसे कि आज इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। इस 2007 के हैदराबाद मैच में सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गए थे। ठीक है, अब बोल्ड होने के बाद की जो घटना है वो महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं और ये यहां इनकी जो विकेट है ये गिर गई और ये बोल्ड हो गए, आप देख सकते हैं ये यहां। और उसके बाद ये ब्रेड हॉग हैं जो खुशी के मारे झूम उठे, क्योंकि इन्होंने उस समय के महानतम क्रिकेटर, उस समय के क्रिकेट के सम्राट, उस समय के क्रिकेट के भगवान को बोल्ड कर दिया था। ये किसी भी बॉलर के लिए सपने के सच होने जैसा था। ये देख रहे हैं आप लोग के। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ब्रेड हॉग के सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं कि साहब मुझे ऑटोग्राफ दीजिएगा। उसके बाद सचिन तेंदुलकर क्या लिखते हैं ऑटोग्राफ में, ये मैंने जो तस्वीर है ये यहां से कहीं से ढूंढ के आपको दिखाने की कोशिश की है। और इसमें सचिन तेंदुलकर ब्रेड हॉग को लिख के देते हैं, दिस विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आप कभी भी दोबारा अपनी जिंदगी में ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को बोल्ड नहीं कर पाएंगे। ये लिखा, और केवल लिखा नहीं, आप में से भी बहुत सारे लोग आज लिखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को देखने से पहले बहुत सारे लोग ये प्रण कर चुके होंगे कि दोबारा कभी जिंदगी में इस प्रकार का परिणाम मैं नहीं देखूंगा, जिस परिणाम के आने से मेरे मां बाप रोते हों, जिस परिणाम के आने से मुझे तनाव होता हो, जिस परिणाम को मैं दूसरे को बताने से हिचकिचाता हो, शर्माता हो, इस प्रकार के परिणाम को मैं दोबारा कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं प्रण लेता हूं कि आज से मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इस प्रकार का परिणाम दोबारा कभी नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर ने भी लिया, आप भी लेंगे, और जिसने नहीं लिया वो आज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर ये प्रण लेंगे कि दिस विल नेवर हैपन अगेन इन माय लाइफ। ये मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर ने केवल लिखा नहीं, इसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग का सामना लगभग 23 से 24 बार हुआ, लेकिन कभी भी ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर सके। उन्होंने इतना काम किया, उस पे इतनी प्रैक्टिस की कि दोबारा कभी ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर सके। आप भी बेटा इतनी मेहनत कीजिएगा, इतना प्रण लीजिएगा कि दोबारा कभी आरपीएससी बोर्ड का कोई एग्जाम आपको फेल नहीं कर सके। यही एक प्रतिक्रिया है जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है, जो आपको नई ऊर्जा से भर देगी, आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि साहब ये तो मोटिवेशन की बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कहने को कोई भी कह सकता है, लेकिन जब स्ट्रेस झेलना होता है
तब वो बहुत बड़ी बात होती है। बेटा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, आपके पास इस प्रण के अलावा कोई चारा नहीं है। यदि आपने ये प्रण ले लिया तो दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, अदरवाइज आपकी जिंदगी में ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी, आप एग्जाम्स फेल होते रहेंगे, आपको इसी प्रकार का स्ट्रेस आता रहेगा, आपका माइंड और बॉडी स्ट्रेस का आदी हो जाएगा और आप केवल और केवल एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी ये करते रह जाएंगे। जीवन में बहुत ऊंचाइयां जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सफलताओं को चीर के आगे बढ़ना पड़ता है। सफलताएं बहुत बड़ी दीवार होती हैं, वो किसी भी आदमी के सामने खड़ी होती हैं, उनको लांघना पड़ता है। वो कभी आपको अलाउ नहीं करती हैं कि आप आ जाइएगा और हम आपके सामने से रास्ता छोड़ देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं अपने जीवन की घटना आप लोगों को बताता हूं। यह घटना है 2008 के आसपास की बात है। उस समय फर्स्ट ग्रेड के लिए इंटरव्यू हुआ करते थे और रिटन एग्जाम होती थी। संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती थी, मुझे अच्छे से याद है। उसमें 20-22 के आसपास पोस्ट। उस समय इंग्लिश में फर्स्ट ग्रेड में इतनी पोस्ट हुआ करती थी। कोई पुराना आदमी आप में से है तो वो शायद इस बात को समझ पाएगा। उसमें मेरा हुआ था और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए मैं भी गया और इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछे गए। उस समय तक मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, उस समय भी मैं पढ़ाता था, तो मुझे लगता था कि इंग्लिश से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो ही मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने गया, दसोरा जी का बोर्ड है, कोई पुराने लोग सुन रहे होंगे इसको तो जानते हैं कि पीएस दसोरा हुआ करते थे, उनका बोर्ड था। तो जब इंटरव्यू होता था तो वो आपके ग्रेजुएशन की देखते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरे ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी थी, तो उन्होंने इंग्लिश से क्वेश्चन पूछने के बाद, इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, आंसर्स कर रहा था और मुझे लग रहा था कि आज जब मैं यहां बाहर निकलूंगा तो नौकरी लेके निकलूंगा। लेकिन जो ही वे आए कि चलो ग्रेजुएशन में इनके ये सब्जेक्ट्स हैं, इनसे पूछते हैं कि ज्योग्राफी में कितना जानते हैं, पॉलिटी में कितना जानते हैं। ज्योग्राफी में उन्होंने मुझसे पूछा कि राजस्थान के कितने प्रतिशत हिस्से पर रेगिस्तान है, और उस समय मुझे जीके के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं केवल और केवल अंग्रेजी पढ़ाता था। मैंने कहा साहब मुझे नहीं जानकारी है इसकी, तो एक दो और पूछे, वो भी मैं नहीं बता पाया। उसके बाद कहा कि चलो ठीक है, आप पे पॉलिटी में बताइए कि हमारे उपराष्ट्रपति कौन है। उस समय तक इंटरव्यू लेने वाले समझ गए थे कि इस आदमी को सामान्य जानकारी भी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे उपराष्ट्रपति का नाम पूछा और मैंने उपराष्ट्रपति का नाम बताया। आप लोग सब लोगों को हंसी आएगी कि ये किस प्रकार का इंसान था। मैंने कहा साहब हामिद करजाई है, जबकि उस समय हमारे उपराष्ट्रपति मिस्टर हामिद अंसारी हुआ करते थे। मैंने कहा हामिद करजाई है। हामिद करजाई अफगानिस्तान में कुछ हुआ करते थे। वो लोग थोड़े हंसे और कहे कि ठीक आप जाओ। बाहर निकला तब मेरे एक साथी ने फोन किया कि क्या रहा इंटरव्यू। मैंने कहा इंटरव्यू बहुत शानदार रहा, अंग्रेजी का इंटरव्यू था, मैंने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन 2-4 जीके के क्वेश्चन थे वो मैं नहीं बता पाया। बोले कौन कौन से क्वेश्चन थे? उनको भी पता था कि जीके का इसको कुछ नहीं आता है। मैंने कहा यार एक क्वेश्चन तो यही पूछा कि भाई अपने उपराष्ट्रपति कौन है, ये तो मैंने कहा सबको ही पता है, ये तो मुझे भी पता है, यही वही क्वेश्चन पूछने की बात है। बोले क्या बताया तूने, बता। मैंने कहा हामिद करजाई, तो वो भी हंसा और उसने कहा कि तेरा नहीं होने वाला है। और जो ही इंटरव्यू खत्म हुए उसके दूसरे ही दिन रिजल्ट आया, उसी दिन शाम को आता है जब सारे इंटरव्यू हो जाते हैं, और मेरा नहीं हुआ। उस दिन मैंने प्रण लिया कि दिस विल नेवर हैपन अगेन इन माई लाइफ। ये मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा कि मैं जीके की वजह से कोई एग्जाम फेल हो जाऊंगा। उसके बाद 2011 में मैं सेकेंड ग्रेड की जो भर्ती हुई थी उसमें जीके का पहला पेपर आता है, उस पेपर में मेरे ठीक मार्क्स आए। फिर फर्स्ट ग्रेड में पहला पेपर होता है, उसमें ठीक मार्क्स आए। ये सभी एग्जाम्स मैंने पास किए। आरएस के 2 मेंस एग्जाम दिए मैंने, आरएस के प्री एग्जाम दिए, एक बार वो कैंसिल भी हो गया था, 3-4 एग्जाम दिए, कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि ये मैं अपनी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं होने दूंगा, और मैंने नहीं होने दिया।
आप लोग भी ये सोच सकते हैं, ये सबकी जिंदगी में आता है, ऐसा कोई नहीं होता है जिसकी जिंदगी में ये नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं कि साहब क्या करूं, मैं तो असफल हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। एक कहानी, एक बात और मैं अपने जीवन की आपको बताता हूं। ये शायद 2000 कब की बात है, उसी समय की बात है, 2008 की बात है। उस समय एक महीने में मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे। कौन सा? एक पहला ये, और 2 केवी के इंटरव्यू दिए थे। एग्जाम में फेल नहीं हुआ, केवी टीजीटी और पीजीटी दोनों का इंटरव्यू दिया था। और तीनों इंटरव्यू से पहले मुझे यूं लगता था कि जिंदगी तो बड़ी मस्त है, 3 नौकरी एक साथ आ रही हैं, किसी न किसी में तो होगा ही होगा। किसी में नहीं हुआ। इस फर्स्ट ग्रेड वाले इंटरव्यू की हालत मैंने आपको बताई, और केवी में जो बच्चे सीबीएसई पढ़े हुए नहीं होते हैं उनको थोड़ा नुकसान होता है, और मुझे टीजीटी पीजीटी दोनों में नुकसान हुआ, और उस समय मेरा नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत हताश हुआ था, मैं भी बहुत निराश हुआ था, लेकिन आज आप लोगों के सामने हूं, यह मेरी 4थी गवर्नमेंट जॉब है। आप बिल्कुल हताश होने की बात ही नहीं है। अपने आप को फिर से प्रिपेयर कीजिएगा, अपने आप को फिर से तैयार कीजिएगा। नई भर्ती आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ रही है, सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है, DSSB की भर्ती आ रही है। आप अपने आप को तैयार तो करो, उठो तो सही कम से कम। यदि उठोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा ये बताओ। आपको उठना पड़ेगा, और उठ के ये तय करना पड़ेगा, और ये लाइन बड़े बड़े अक्षरों में लिखनी पड़ेगी। जिस बच्चे को लगता है कि मैंने आज तय कर लिया है कि दिस विल नेवर हैपन अगेन इन माई लाइफ, वो कमेंट बॉक्स में बहुत बार लिखे। 1 बार नहीं, 3 बार लिखे, 5 बार लिखे, 6 बार लिखे, 10 बार लिखे, 20 बार लिखे, अपनी कॉपी पे लिखे, दीवार पे लिखे, कहीं भी लिखे, लेकिन लिखे। और इस बात को मजबूती से अपने दिमाग में बैठा ले कि दिस विल नेवर हैपन अगेन इन माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा। यही एक ऑप्शन है आपके पास जो आपको इस स्ट्रेस से बाहर ला सकता है। अदरवाइज बेटा स्ट्रेस में रहिएगा और दूसरों को भी स्ट्रेस दीजिएगा। अब अपन 2-3 बातों पे और जिक्र करेंगे। कौन कौन सी बातों पे? कि 2 गुना में हो गया, फाइनल में नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी मम्मी एक बात कहती है, जिस पर अपना जोर नहीं उस पर कोई गौर नहीं। जिस पर अपना जोर नहीं उस पर कोई गौर नहीं। आपका है क्या इस पे कोई जोर कि 2 गुना में आपका होगा या नहीं होगा? 2 गुना में हो गया, फाइनल में नहीं होगा या होगा, आपका कोई जोर है तो बताइए। किसी के पास कोई मैकेनिज्म है कि वो 2 गुना से 1 गुना में ले आए? जैसी स्थितियां हैं वैसी हैं, होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। ये मेंटली आपको प्रिपेयर होना चाहिए। आप में से ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि मेरा फाइनल नहीं होगा, फिर भी वो एक दूसरे से सुनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से पूछने की कोशिश करते हैं। किसी को नहीं पता है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, इसलिए इस पर आपका कोई जोर नहीं है। आज आपका हो गया है 2 गुना में, आज सेलिब्रेशन का दिन है, आज सेलिब्रेट कर लीजिए, वरना आज भी नहीं कर पाओगे, और जिस दिन 1 गुना में नहीं होगा उस दिन भी नहीं कर पाओगे। जिस पर अपना जोर नहीं उस पर कोई गौर नहीं, उस पर अपन देखते ही नहीं, उस पर अपन सुनते ही नहीं, उससे स्ट्रेस में क्या करोगे ये बताओ। इसलिए कुछ रचनात्मक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। स्कोर कार्ड डीवी कब तक होंगे? बहुत सारे बच्चे एक ही मैसेज करते हैं कि सर स्कोर कार्ड कब आएगा। अरे आएगा भाई, आएगा, सप्ताह भर में आ जाएगा, 7 से 8 दिन में आ जाएगा। उसमें आपको नहीं करना है कुछ भी, उसमें वो लोग कर रहे हैं, और आपकी चिंता से जल्दी नहीं आएगा। आप कितनी भी चिंता कीजिए जल्दी नहीं आने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बड़ी चिंताएं हैं, सामान्य डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से किसी बच्चे को निकालेंगे नहीं। आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीए की होनी चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट ठीक होनी चाहिए। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको पर्याप्त मौका दिया जाएगा कि आप जब तक बनवा लो उस दिन तक बनवा लो। आप नहीं बनवा पाए तो आपको दोबारा कहेंगे कि साहब आप चयनित हैं, आप ये बनवा के दीजिएगा।
और बन जाता है आसानी से। क्यों चिंता कर रहे हैं? ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बड़ी चिंता की बात है कि साहब हमारा जो ईडब्ल्यूएस का है वो आय किसके आधार पे बनेगी? पिता के आधार पे बनेगी, पति के आधार पे बनेगी? आजकल दोनों के आधार पे बनती है। कोई तनाव नहीं है, बनवा लीजिएगा आप। और भी किसी प्रकार की कोई बात यदि आपके दिमाग में हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपकी हेल्प के लिए हैं। ये सारी बातें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों से शेयर करता रहता हूं। वहां भी मैं कोशिश करता हूं कि आप मोटिवेटेड रहें, वहां भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके तनाव को दूर किया जा सके। आप ज्वाइन कर सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल को, डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी सूचनाएं आपको वहां मिल जाती हैं, सभी प्रकार की सूचनाएं हम वहां डालते हैं। एक बार फिर यही कहूंगा बेटा कि आज ये प्रण कीजिएगा कि दिस विल नेवर हैपन अगेन इन माई लाइफ। ये मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा। जिस पर मेरा जोर नहीं उस पर कोई गौर नहीं। यदि आप लोगों को ये बातें ठीक लगी हों, अपने आप को थोड़ा सा आप पे स्ट्रेस फ्री फील कर रहे हों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। वीनस वर्ल्ड परिवार जो है इसको घर घर तक पहुंचाइएगा, क्योंकि न केवल हम पढ़ाते हैं बल्कि उन बच्चों का साथ देते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके गार्जियन की तरह उनका साथ देते हैं। इस जमाने में आप लोगों को वो एक आदमी चाहिए जो आपकी बात को सुनता हो, जो आपकी बात को समझता हो, और वो काम आपका वीनस वर्ल्ड करता है। आप जरूर से जरूर जुड़िएगा हमसे। एक बार पुनः आप सब लोगों का आभार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।